हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जब भी जो भी लेक्चर देखना है, आज हम सीखेंगे एनपीओ की टर्मिनोलॉजीज। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो बहुत कॉमन है, बट अभी क्योंकि हमने वो सीखे नहीं है तो वो हमारे लिए नए हैं। तो आज हम एक एक करके ये टर्म्स उठाएंगे। उसके बाद हमारे लिए बैलेंस शीट बनाना और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन सॉल्व करना, दोनों ही चीजें इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो एक एक हम टर्म उठाएंगे अपने नोट्स में से एंड उसे एक्सप्लेनेशन शीट पे हम समझते चलेंगे। तो पहला शब्द है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सुना है कभी? सब्सक्रिप्शन हम किस किस चीज का लेते हैं? हम टाटा स्काई का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और हम डिश टीवी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हमने अमेज़न का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, हमने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है ना। सब्सक्रिप्शन सुनते ही ये सब चीजें याद आती हैं, बट जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तब ये एक टाइप का इनकम होता है, इनका इनकम सोर्स है इनका। ये ना इनके पास हर साल आता है, एवरी ईयर। जैसे हमें नेटफ्लिक्स है या फिर अमेज़न है, इसका हमें रिकरिंग बेसिस पे चार्ज करना पड़ता है ना। ऐसा तो है नहीं एक बार भर दिया जिंदगी भर नेटफ्लिक्स मिल रहा है, या एक बार अमेज़न भर दिया जिंदगी भर मिल रहा है। लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं है इसकी, दिस इज रिकरिंग वन। तो जो सब्सक्रिप्शन है वो भी रिकरिंग ही है, एंड ये इनकी इनकम है, तो इसकी वजह से किस में जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसका ना प्रॉपर पूरा अकाउंट बनता है, पता है आपको? पूरा अकाउंट बनता है एंड उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमें रिसीट एंड पेमेंट भी देखना पड़ता है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी देखना पड़ता है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारी आउटस्टैंडिंग क्या है सब्सक्रिप्शन की, और हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन कितनी आ गई है। ये करवाता कौन है सब्सक्रिप्शन? हम क्यों करवाएंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? अभी तुम लोग स्टूडेंट हो ना, खुद तो कमा नहीं रहे हो, तो इससे नहीं करवाओगे। कल को कमाने लगोगे, पैसे आ जाएंगे, तो कभी तो लगेगा ना दान दक्षिणा करनी है, चैरिटी करनी है, तो तब जो है किसी अच्छे कॉज के लिए, फॉर गुड कॉज, हम किसी एनपीओ से रिलेट हो जाते हैं एंड वहां पे जो है हम सब्सक्रिप्शन करा देते हैं। या फिर एक्चुअली एनपीओज ना क्लब्स में भी होते हैं, ये क्लब्स में भी डील करते हैं, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज में भी डील करते हैं, तो इनमें भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत पड़ जाती है। सब्सक्रिप्शन होगा तभी आप स्पोर्ट्स में उधर पार्टिसिपेट कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन होगा तभी आप क्लब में एंट्री ले सकते हो, ये ना ऐसी चीजें होती हैं। ये चलो एक बार नोट से पढ़ लेते हैं। मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ, सही बात है, रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस, ये अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज रिकॉर्डेड इन असेट साइड, सही बात है, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होंगी वो असेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे ना। एडवांस सब्सक्रिप्शन इज रिकॉर्डेड इन लायबिलिटी साइड। ठीक है, ये देखो, ये ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना हुआ है, पहले आता है बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब जो आउटस्टैंडिंग है, जो हमें किसी से लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद फिगर नोट डाउन होती है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के लिए कितना जो है हमने सब्सक्रिप्शन कलेक्ट कर लिया है। फिर टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन आई है वो भी हम जो है हमारे डेबिट साइड में ही लिखते हैं। एंड बैंक अकाउंट में कितना आया भी साल में, किसी भी साल का होगा ये, इसका कोई वास्ता नहीं है करंट अकाउंट, करंट ईयर से।
इसका कोई वास्ता नहीं है करंट ईयर से। बैंक अकाउंट में जितना भी सब्सक्रिप्शन के नाम पे आया होगा वो पूरा पूरा फिगर यहाँ पे आ जाएगा। बाय आउटस्टैंडिंग, अब आउटस्टैंडिंग जो है प्रीवियस ईयर का चल रहा है या करंट ईयर का चल रहा है। देखो कुछ कितने हो सकते हैं, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग हो सकता है, प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग हो सकता है, या फिर हमारे पास एडवांस हो सकता है। तो एडवांस हमारा डेबिट साइड में आ गया। जो आउटस्टैंडिंग होगा वो क्या है, वो हमारा असेट है, क्योंकि हम हक से मांग सकते हैं। तो जो हक से हम चीजें ले सकते हैं वो हमारी क्या होती है, असेट। और एडवांस में कोई देके गया तो मतलब अब हमें उसे सर्विस देनी ही है, तो वो हमारे ऊपर एक कर्ज देके चला गया है, तो वो क्या हो गई, हमारी लायबिलिटी हो गई। तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लीगेसीज। लीगेसीज मतलब अमाउंट रिसीव्ड एज पर विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन who may or may not specify the use of amount. Legacies जो है कोई अमाउंट है जो किसी बंदे ने जो है अपनी विल में मरने से पहले जो है बोल दिया गया है कि भाई नहीं, मेरा जो पैसा है ना वो इस एनजीओ में जाएगा और ना ये लोगों को एजुकेट करने में यूज होगा, या फिर लोगों को यहाँ पे मेडिकल हेल्थ सर्विस नहीं है तो उनके लिए ना एक हॉस्पिटल बनेगा, या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट में यूज होगा, या फिर आई ट्रांसप्लांट में यूज होगा ये पैसा। तो ये पर्टिकुलरली उसी काम के लिए रखा जाता है लीगेसीज वाला पैसा, या लीगेसीज वाला जो अकाउंट है उसी के लिए मेंटेन किया जाता है, जिसके लिए जो है विल में स्पेशली मेंशन किया गया हो। अमाउंट रिसीव्ड एज पर विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन मे और मे नॉट स्पेसिफाई द यूज ऑफ। अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है, तो सिर्फ उसी काम के लिए यूज होगा। अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है, तो फिर जो है ये किसी भी काम के लिए यूज हो सकता है। ओके। नेक्स्ट इज लाइफ मेंबरशिप फीस। अब लाइफ मेंबरशिप फीस क्या, वही जो मैं बात कर रही थी, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, या फिर हमारा वूट हो गया, कोई भी ले लो, ये सब क्या है, सारे रिकरिंग है। इनमें कहीं भी हमें लाइफ मेंबरशिप नहीं मिलती है कि एक बार पैसा दे दिया और जिंदगी भर बस चलता जा रहा है। ठीक है। तो मेंबर हु प्रेफर टू पे लमसम अमाउंट, जो लमसम अमाउंट देने के लिए तैयार है इकट्ठा, जैसे कि हम एक एक बार में पे करते हैं ना, हम 500 रुपए देते हैं, बट अभी मैं एक दिन नेटफ्लिक्स को फोन करूं और मैं बोलूं कि देख, अपनी ना एक डील होती है, मैं देखो 500 रुपए हर महीने देती हूँ, तो ये हो गया साल का 6000, है ना, 500 to 12 साल का 6000 हो गया। मैं इधर एक्सप्लेन करती हूँ लाइफ मेंबरशिप। या फिर ऐसा हो सकता है, नेटफ्लिक्स का ना एक स्कीम चल रहा है। क्या है नेटफ्लिक्स का ना एक स्कीम चल रहा है, स्कीम गोइंग ऑन। या तो ना 500 पर मंथ देते रहो, रिकरिंग है ये, कोई बात नहीं है, तो ये सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है। बट ये जो स्कीम है ना, एक और है कि आप ना लाइफ टाइम मेंबर बन सकते हो। ठीक है। ये ना आप एक बार बस 1 लाख रुपीस दे दो और जब तक आप जियोगे ना, बस तब तक जो है नेटफ्लिक्स एकदम फ्री है, मस्त, जितना देखना उतना देखो, चौड़ में देखो। ठीक है। तो आप क्या कैलकुलेट करोगे कि नेटफ्लिक्स आगे जाके रेट भी बढ़ा सकता है, ये 500 से 700 कर दिया इसने, या 500 से 1000 कर दिया इसने। ठीक है। आज भी तो कल करेगा ही ना, 5 साल बाद करेगा। बट ये जो मेरे को 1 लाख है ना, मतलब ये तो लाइफ टाइम मेंबरशिप है। तो या तो आप 1 लाख रुपए इकट्ठा भरोगे, इकट्ठे को क्या बोलते हैं, लमसम। ठीक है। या फिर आप इसे रिकरिंग पे रहने दोगे। तो ये वही वाली चीज है, मेंबर हु प्रीफर टू पे लमसम अमाउंट एज लाइफ मेंबरशिप फीस इंस्टेड ऑफ पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। बट इनको क्या है ना, इनको हम इस टाइप के जो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस वाले लोग होते हैं ना, उनकी जो फीस आती है ना, उसे हम जो है कैपिटल रिसीट में मान लेते हैं फिर। ठीक है। नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस, ऑल्सो नोन एज एडमिशन फीस। हाँ, एडमिशन फीस होता कैसा है ना कि
नोटिस किया होगा बहुत सारी जगह पे क्या होता है ना कि आप फर्स्ट टाइम कुछ करवा मतलब फर्स्ट टाइम आप किसी क्लब में एंट्री करने जा रहे हो या फिर कहीं पे जा रहे हो तो वो लोग क्या कहते हैं ना कि चलो ठीक है वो तो हमारी मेंबरशिप फीस हो रही है, लेकिन आप क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना यहाँ पे तो ये हम ना एक एडमिशन फीस भी लेंगे आपसे। ये सिर्फ वन टाइम पे होती है, ऑल्सो नोन एज एडमिशन फी इज वन टाइम। देखो वन टाइम है फीस एंड इज पेड ओनली वंस, सिर्फ एक बार पे होती है ये at the time of becoming the member. So it's a non-recurring. ये non-recurring हो गई and credited to direct capital fund में चली जाती है ये। किसमें जाती है ये? डायरेक्ट कैपिटल फंड में। ये जो लाइफ टाइम मेंबरशिप था ये कैपिटल रिसीट थी, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। सेल ऑफ ओल्ड असेट्स क्या है? जो हमारे पुराने फर्नीचर है, असेट्स है, हम उसको सेल करते हैं, ठीक है। मैं एक बार एग्जांपल देती हूँ आपको। ये ना एक कुर्सी है, ठीक है। ये ना ओल्ड एसेट है, ये ₹500 में सेल आउट हो गई है। बट हमारी जो बुक्स है ना, बैलेंस शीट, हमारी जो बुक्स है ना उसके एसेट साइड में ना ये वाली जो चेयर है वो 700 रुपए में। तो क्या होगा, ये जो 500 रुपए है ना ये रिसीट एंड पेमेंट में तो पूरा दिखाएंगे रिसीट पे, सेल ऑफ असेट के नाम पे 500। बट जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर नोट करेंगे हम, एक्सपेंडिचर और इनकम, तो उसमें क्या आ जाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कितना? 200 रुपए। और जब हम इधर बैलेंस शीट की बात करेंगे तब क्या रहेगा? तब ये जो चेयर होगी ना इधर से माइनस सेल आउट, ओके, पूरी 700 कट जाएगी, समझे। तो ये जो 500 रुपए है ये डायरेक्ट जितना आया है वो पूरा रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा। इसमें क्योंकि लॉस हुआ है तो इसलिए एक्सपेंडिचर में जा रहा है लॉस के नाम पे। अगर ये प्रॉफिट हो रहा होता तो यहाँ पे इनकम ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आता है ना। बट ये जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू पूरी माइनस हो जाएगी, जिससे कि वो जो भी असेट है वो पूरा नॉन एग्जिस्टेंट में चला जाए, ठीक है। तो क्या है? रिसीट ऑफ ओल्ड असेट्स अपीयर्स इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ओनली। गेन एंड लॉसेस इज रिप्रेजेंटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। द होल बुक वैल्यू, देखो, द होल बुक वैल्यू वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में से पूरी बुक वैल्यू डिडक्ट हो जाएगी इन बैलेंस शीट। गेन एंड लॉसेस किस में आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड रिसीट्स किस में आएगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल ऑफ पीरियोडिकल्स। सेल ऑफ पीरियोडिकल्स या सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? मंथली मैगजीन्स या फिर कुछ ऐसा कि जो चीज मंथली आ रही हो या फिर कोई चीज जो ईयरली आ रही हो, जो बार बार जरूरत पड़ रही हो जिसके आने की, या फिर कुछ हफ्ते की आती है मैगजीन्स, है ना। तो वो जो है बार बार पीरियोडिकली उनका एक टाइम फिक्स है कि वो वीकली आएंगी, मंथली आएंगी, क्वार्टरली आएंगी, हाफ ईयरली आएंगी या ईयरली आएंगी, ठीक है। फिर हो गया सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। जो ये एनपीओज होते हैं ना वो स्पोर्ट्स में भी काफी डील करते हैं, जिससे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आगे बढ़े, जिससे कि स्पोर्ट्स आगे बढ़े कंट्री का, है ना। हम कहीं और जाके रिप्रेजेंट करें एंड इंडिया के पास में जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेडल्स इकट्ठे हो, नाम हो, इंडिया का फेम हो, है ना। तो ये जो आइटम्स प्रोक्योर करते हैं, ये जो आइटम्स खरीदते हैं एनपीओज, ठीक है, वो रिकरिंग नेचर का है, वो बार बार आ रहा है। रिकरिंग मतलब बार बार वो खर्चा आना, और वो क्योंकि रिकरिंग नेचर का है, ठीक है,
वो क्योंकि रिकरिंग नेचर का है, इसलिए ये वाले जो एक्सपेंस हैं वो किस में जाएंगे, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे, है ना। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम में कोई बंदा है, ठीक है, या मतलब ही शी वॉट एवर इट इज, एक पर्सन है जो कि रेगुलर एम्प्लॉय ही है हमारा, है ना, बट वो आता है, वो लेक्चर स्पेशल लेक्चर देता है भाई, उसके लिए ना एकदम स्पेशल डिमांड है। तो जैसे कि ये एक बंदा है, इसकी ना स्पेशल डिमांड है, ये ना मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो रोज तो टीचर एक है वो पढ़ा देती है, ठीक है, बट ये बंदा इतना अच्छा पढ़ाता है कि इसको ना अटेंड करने के लिए हर कोई संडे को आता है एक एनपीओ में, ठीक है, एवरी संडे मस्त भीड़ होती है, बच्चे एकदम टूटे पड़ रहे होते हैं, अरे सर पढ़ाएंगे मजा आ जाएगा भाई, है ना, ये एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं, भाई हम खड़े होकर पढ़ लेंगे, सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है एनपीओ के, बट ये आते हैं, पढ़ाते हैं, विजिटिंग, जब इनको बुलाया जाता है तब ये आ जाते हैं, तो इनको ना सैलरी तो दे नहीं सकते क्योंकि ये रेगुलर नहीं है, तो इनको ऑनरेरियम देते हैं इसमें, समझे। Amount paid to a person who is not a regular employee. Such payments are shown in expenditure side of income and expenditure account. तो उनको जो भी दिया जाता है वो ऑनरेरियम कहलाता है और वो एक्सपेंडिचर साइड में आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट इज एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या होता है? इट इज अ फंड अराइजिंग फ्रॉम इनहेरिटेंस और गिफ्ट, ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एंडोमेंट फंड एक नाम है, ठीक है, बट ये कहां से मिलता है? ये इनहेरिटेंस से मिलता है या गिफ्ट से। इनहेरिटेंस मतलब कोई लंबी लंबी पूर्वजों की बिल चली आ रही है, यूं लंबी लंबी, है ना, जिसका ना कोई हिसाब है ना किताब है, कुछ पता ही नहीं है भाई इसका मालिक कौन है, ठीक है, बट चली आ रही है, वहां से अगर कोई पैसा आया हुआ है तो उसे हम कैपिटल रिसीट मानते हैं। क्या मानते हैं? कैपिटल रिसीट। भाई रोज रोज तो आनी नहीं वाली है ना, ऐसे पूर्वजों का पैसा रोज रोज मिलता है क्या? कभी के बाद का ही है ना किस्सा, तो बस ये रिकरिंग नहीं है, ये नॉन रिकरिंग है, इसलिए कैपिटल रिसीट है। और ये कैपिटल रिसीट है तो इसलिए कहां पे जाता है? ये लाइबिलिटी साइड। रिमेंबर ना, कैपिटल लाइबिलिटी में साइड में ही आता है, भूल तो नहीं गए ना बैलेंस शीट। चलो नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिकरिंग इन एनपीओ। गवर्नमेंट ग्रांट्स तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, जैसे सब्सक्रिप्शन की अपन बात करते हैं ना कि एनपीओ को सब्सक्रिप्शन तो मिलता ही मिलता है, वैसे ही गवर्नमेंट ग्रांट्स है। गवर्नमेंट ग्रांट्स तो एनपीओ को मिलती ही मिलती रहती हैं, तो दिस इज लाइक रिकरिंग थिंग, ठीक है। अब गवर्नमेंट ग्रांट ना दो टाइप की होती है, या तो रेवेन्यू ग्रांट हो सकती है या फिर कैपिटल ग्रांट हो सकती है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है, कैपिटल का मतलब किसी फिक्स्ड एसेट को लेके ग्रांट ले लियो, बिल्डिंग बनवा लेना, ठीक है, या फिर इधर ना एक ऑफिस बनना है वो बनवा लेना, या फिर जो एनपीओ है ना वो क्या कहते हैं स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में है। अभी तो ना वो लोग गली मोहल्ले में खेलते थे, अब ना गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई है, उन्होंने बोला कि ना स्टेडियम बनवा लो, कम से कम फील्ड तो हो बच्चों के पास खेलने के लिए, है ना, तो ये फील्ड बन गई है। तो ये वाली जो ग्रांट्स मिलती है ना, जो स्पेशल पर्पस के लिए होती हैं और फिक्स एसेट के लिए होती हैं, ये कैपिटल ग्रांट कहलाती हैं। और उसके अलावा नॉर्मल खर्चों के लिए जो है गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती ही रहती हैं, उनको बोलते हैं रेवेन्यू ग्रांट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ग्रांट आर रिकरिंग आइटम्स इन एनपीओ, सो इट इज शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ग्रांट्स रिसीव फॉर फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एज कैपिटल रिसीट्स।
कैश सब्सिडी वुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट्स, है ना। कैश सब्सिडी अगर कोई मिल रही है तो वो भी रेवेन्यू में ही जाएगा एंड शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और वो जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो हमें ग्रांट मिल रही है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी फिक्स एसेट के लिए, वो कैपिटल रिसीट माना जाएगा। उसके अलावा सारी गवर्नमेंट ग्रांट, चाहे कैश से हो चाहे बैंक से हो, वो सारी की सारी रेवेन्यू ही रिसीट कहलाएंगी और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेशल फंड। स्पेशल फंड आर फॉर सर्टेन पर्पस एक्टिविटीज। ये ना ऐसे फंड होते हैं, बिल्डिंग फंड, ग्राउंड फंड, है ना, पर स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो फंड्स खड़े होते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस, बस उसके अलावा फैक्ट्री फंड, मतलब वो सिर्फ उस पर्पस के लिए यूज होंगे, अदरवाइज उस फंड को हम यूज ही नहीं करेंगे। तो ये वाले जो फंड्स होते हैं उनको बोलते हैं स्पेशल फंड्स। स्पेशल फंड्स आर फॉर सर्टेन पर्पस एक्टिविटीज, सच फंड्स आर इन्वेस्टेड इन। एक और इस टाइप के जो फंड्स होते हैं ना, वो रोज रोज तो ऐसा नहीं होता ना कि आज हमने बिल्डिंग के लिए 100 रुपए निकाले, फिर कल 100 रुपए निकालेंगे, फिर परसों 100 रुपए निकालेंगे, ऐसे एंट्रीज नहीं होती हैं। उसमें ना इकट्ठी एंट्रीज हो जाती हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक ना स्पेशल फंड का अकाउंट खुला हुआ है, वो ना बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग फंड अकाउंट है, बिल्डिंग स्पेशल फंड अकाउंट, ठीक है। अभी इसमें ना 10 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। तो सीमेंट, ब्रिक, ये सब खरीदने के लिए इस फंड में से इसमें से पैसे निकले 1 लाख रुपए। अब ना ये 9 लाख रुपए बचे हैं, ये ना आगे नेक्स्ट 3 मंथ्स बाद ही काम में आएंगे। अब इसमें से पैसा नहीं चाहिए क्योंकि 3 मंथ्स में तो पहले ये सीमेंट और ब्रिक जो खरीदी है ना, इधर से अभी पहले इधर से ये पूरा बिल्डिंग बनना स्टार्ट होगा, है ना। तो ये जो 9 लाख रुपीस बचे हैं ना, ये अभी यूज में नहीं आएंगे, नो यूज। तो इसका क्या करते हैं ना, इसको ना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इसका इन्वेस्टमेंट कर देंगे और इसका ना अब हमें 3 मंथ्स बाद यूज होए। तो कैसा ना, 3 मंथ्स के लिए हमने 9 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया है। इन्वेस्टेड ₹9 lakhs फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। अभी जो 3 मंथ्स बाद ना हमें रिटर्न कितना मिलने वाला है, रिटर्न वुड बी 9,07,000, या फिर हमें मिलेगा 9 लाख तो हमारा जो खुद का है प्लस 7,000। तो ये जो 7,000 है ना, वो इसी में ऐड हो जाएगा। एंड जब हम ये बोलेंगे कि हमारे पास ये बिल्डिंग स्पेशल फंड कितना है, आफ्टर 3 मंथ्स, तो कितना आ जाएगा, 9,07,000। ये बैलेंस शीट में दिखेगा। अगर ये हम अपने पास अपने अकाउंट पे रखे थे तो ये 9 लाख होता, हमने इसे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में जो इनकम आई ना, वो उसी में ऐड कर दी। तो 7,000 की इनकम आई, तो ये हो गया 9,07,000। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी समझी है। इसका यूज हमें डिफरेंट वेज में मिलेगा। मैंने इधर भी एग्जाम्पल इसलिए नहीं उठाया कि बहुत कंफ्यूजन आ जाएगी। एक बार हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक एग्जाम्पल करेंगे, अब इसके बाद बैलेंस शीट समझने के बाद उसके बाद हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस उठाएंगे इस पे। तो वो आपके लिए बहुत इजी होगा सॉल्व करना, ट्रस्ट मी, ठीक है। बस प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की इन अकाउंट्स। इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग तो चाहे किसी से भी पढ़ लो, कुछ नहीं यूज आने वाला है। बट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, कहीं पे कंसेप्ट प्रॉब्लम आ सकती है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ चीजें भूलोगे नहीं, कहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है, कहीं पे भूल सकते हो, बट उसमें अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो डाउट पूछोगे तो इंटरेस्ट आएगा, डाउट नहीं पूछोगे, चीजें नहीं करोगे, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा एंड लगेगा यार बहुत बोरिंग सा हो रहा है, टीचर तो सामने है नहीं, पता नहीं क्या ही चल रही है जिंदगी, है ना। चलो बाय, टेक केयर।